नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण और फिर 4 जून को नतीजे। जी हां, इसलिए प्रचार की पिच पर आखिरी ओवर्स में राजनीति के धुरंधरों ने धुआंधार बैटिंग की है। एक एक दिन में 4 से 5 जनसभाएं। 5 साल में एक बार आने वाले इस चुनाव के आखिरी दिन भी जब सूरज आग बरसा रहा था, चुनावी मैदान का पारा भी सामान्य से कई डिग्री ज्यादा पहुंच चुका था। मुकाबले में सबसे आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी। बहरहाल अब अंतिम चरण के प्रचार के समापन के साथ ही इस इंडियन पॉलिटिकल लीग की नेताओं की जो पारी है समाप्त हो चुकी है और अब जनता की बारी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर 7वें दौर में मतदान है, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। भिड़ंत भले ही जुबानी हो, लेकिन इस मुकाबले को किसी युद्ध से कम नहीं आंका जा रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आरक्षण, अग्निवीर, किसान कानून, पेपर लीक मामला और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जिक्र कर नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की। वहीं बीजेपी के पास सबसे बड़ा फैक्टर रहा मोदी की गारंटी। इसके साथ गन्ना किसानों को राहत, सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष का ना आना भी चुनावी मुद्दा बना। तो चुनावी प्रचार में परिवारवाद, पाक, पीओके, आर्टिकल 370, 3 तलाक, मंगलसूत्र भी गूंजे। वहीं एंट्री औरंगजेब के जजिया कर की भी हुई। फिर बयानबाजियां तीखी हुई, लेकिन क्या इसके बावजूद कोई धारणा बनी? और क्या होगा इसका नतीजा? क्या अंतिम चरण में कोई मैजिक होने वाला है? बरसती आग में दिग्गजों का रेला किसे रुलाएगा और किसे हंसने की वजह दे जाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। सुनिए। राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो, राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आप देख रहे होंगे, ये माफियाओं के सरपरस्त हैं, अपराधियों को गले का हार बनाते हैं। कोई भी माफिया हो, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, ये सभी माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव हो जाएगा और जनता जिस प्रकार से 6 चरणों में इंडिया अलायंस को वोट करती हुई आई और इंडिया अलायंस की सरकार बनाने जा रही है, उसी प्रकार जो है 7वें चरण में भी जनता जो है इंडिया अलायंस को वोट कर रही है। क्योंकि जनता जो है अपने मुद्दों पे वोट कर रही है। जिस तरीके से भाजपा ने लगातार प्रयास किया मुद्दे बदल कर लोगों को भटकाने की कोशिश की, कभी जो है ईश्वर के नाम पे वोट मांगे, तो कभी रिजर्वेशन के नाम पे वोट मांगे, तो कभी मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगे, कभी पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगे, और अब तो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को अजन्मा कहते हुए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग किया। जनता ने इन सब का जो है करारा जवाब दिया है अपने वोटों के द्वारा। में विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दावे कई हो रहे हैं, लेकिन यूपी के लिहाज से तो दोनों तरफ 2 फ्रेम हैं। एक तरफ है मोदी योगी, तो दूसरी तरफ है अखिलेश राहुल। और प्रचार प्रसार में खूब ताकत लगाई और खूब वादे हुए, खूब दावे हुए, खूब एक दूसरे को कोसा गया। लेकिन जनता के जहन में किसकी बातें घर कर गईं, किसके दावों में कितना दम दिखा, जनता तय कर चुकी है, मन बना चुकी है। और 1 तारीख को अंतिम चरण होगा, लेकिन उसके बाद जो 4 तारीख है
वो किसके लिए भूचाल लेकर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूचाल का भी जिक्र किया। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हेमंत मिश्रा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। विनय सिंह जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत। नीरज मेहरे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वेलकम सर। नीरज सर, हो गए 7 चरणों के प्रचार प्रसार का पूरा दौर खत्म और अब 1 तारीख को अंतिम चरण होगा, लेकिन उससे पहले ही एमपी कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल से एक्स पर पोस्ट हुआ 332 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आ रहा है। और इधर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी दावे कुछ इसी तरह कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं और दोनों ही तरफ से ये दावे हो रहे हैं। आज चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सारी ताकत झोंकी, मुझे नहीं लगता कोई कसर कहीं छूटी होगी। 206 के आसपास सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जनसभाएं, रैलियां, शोज मिला के, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इससे कुछ कम नहीं किया। 200 के आसपास तो उनकी भी सभाएं हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन किस तरह का विचार जनता के मन में तैरता हुआ नजर आया? कोई लहर नहीं देखी किसी ने, कोई वेव्स नहीं चली, कोई एक माहौल बनता हुआ नहीं दिखा। तो इशारा जनता के वोटों का किस तरफ है सर? देखिए पारुल जी, चूंकि देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, बताना कुछ नहीं चाहती और वो वोट डालना चाहती है और वोट डाल के अपनी बात का जवाब दे रही है जनता। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि चूंकि 7वां और अंतिम चरण है, इसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। योगी आदित्यनाथ जी, चूंकि गोरखपुर में भी चुनाव है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है। तो निश्चित रूप से बड़े नेताओं की इस समय प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पे लगी हुई है। एक चीज और हम आपको बता दें कि बात होनी चाहिए चुनाव के दौरान तो आयुष्मान कार्ड की बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास की बात होनी चाहिए, क्या नाम है इसकी, घर घर जल की, घर घर नल की, बिजली की बात होनी चाहिए। और आप बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की, राम मंदिर टूट जाएगा, दूध में नींबू निचोड़ देंगे, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, तो इन सब चीजों की बातें नहीं होनी चाहिए। देश में चूंकि आप देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी किया है उसको आप बताइए देश की जनता को, और देश की जनता इस महापर्व के माध्यम से सुनना चाहती है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या किया, और उसके बाद वो वोट दे रही है। उनकी कोई बात नहीं कर रहे, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मुद्दे महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। तो पारुल जी, अब तक 6 चरणों में आपने भी ध्यान दिया होगा, कम से कम 10 से 12 जगह ऐसी हैं जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव का बहिष्कार हुआ। तो हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है सारे राजनीतिक दलों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सत्ता ही उस गली को या उस बिजली के खंभे को लगवाती, क्योंकि सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, कोई भी विधायक उन समस्याओं को दूर कर सकता था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है अगर 10 जगह भी 10 गांव के लोगों ने भी चुनाव का बहिष्कार किया और हम विकास की गंगा बहा रहे, बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, न विकास की, न महंगाई की, न बेरोजगारी की। आपकी भैंस छोड़ ले जाएंगे, आपके बिजली कनेक्शन काट देंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस पे विचार सारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए। मनोविज्ञान में आपसे समझने की कोशिश करूं मेरे साहब, तो जनता के मनोविज्ञान पे कौन से वो मुद्दे असर किए होंगे, आपको क्या लगता है? जनता, जैसा मैंने पहले बताया पारुल जी, बहुत समझदार हो गई है और जनता को मूर्ख बनाना अब नामुमकिन चीज है। जनता निश्चित रूप से अपने हिसाब से काम कर रही है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, यानी अब बयानों का, प्रचार का कोई असर नहीं, चौंका देने वाले परिणाम आपके सामने काम करो और फल पाओ वाली स्थिति। बयानों पे कतई नहीं जा रही है, जनता काम पर ध्यान दे रही है। अब जनता चाहती है कि हमारे साथ क्या अब होने वाला है ये भी तो बताइए कि अब अगर सत्ता में आप आते हैं तो क्या हमारे लिए करेंगे, ये नहीं बात हो रही है। जी पारुल जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास लिए जाती हूँ। ये बात उठी है चंद्रमोहन जी कि कई जगहों पर बहिष्कार की खबर है और ये किसी एक दल के लिए शर्मसार करने वाली खबर नहीं है। वाकई शर्मनाक है कि जनता आज आज़ादी के इतने साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहिष्कार करते हुए नजर आती है। मूलभूत सुविधाओं के अलावा मुद्दे कई उठे सर, और इन मुद्दों पर बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि एकदम बोलते ना एक सीमा, उस सीमा को क्रॉस करते हुए दौड़ते हुए मुद्दे दिखाई दिए हैं और फिर उसके बावजूद भी एंड तक आते आते फिर आप आ जाते हैं तमाम उन मुद्दों को जो शुरुआती पहले चरण से लेकर चले थे। क्या मुद्दों की हवा बना पाए? जी पारुल जी, आप सभी को नमस्कार। जो भी पैनल में सभी लोग भाई जो जुड़े हैं सभी लोग को हमारा नमस्कार। और पारुल जी, एकदम आपने सही कहा कि जनता जो है सारे सबकी बातें सुनती है, अपने मुद्दों को भी ध्यान में रखती है और किसने क्या किया है वो भी वो जानती है।
देश की जनता ये जानती है कि जो है कि उत्तर प्रदेश में कितने गांव अभी तक वंचित थे जहां पर बिजली नहीं थे। खंभे की तो बात अलग है, लेकिन हमारी जब सरकार बनी तो आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में बिजली न पहुंची हो। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा गांव वंचित नहीं है जहां पर सड़क ना बनी हो, क्योंकि जानती हैं ये जो सड़क बना है, पहले 7 किलोमीटर राष्ट्रीय एवरेज हुआ करता था, औसत हुआ करता था 7 किलोमीटर पर डे, लेकिन आज 36 किलोमीटर पर डे बन रहा है। देश की जनता ने देखा है कि यहाँ पर पहले किस प्रकार से लोगों ने सिर्फ वादे किए, कहा गरीबी दूर करेंगे, और वो गरीबी चौथी पीढ़ी भी वही बात रट रही है कि गरीबी दूर करेंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया। इंडी गठबंधन में जितने भी घटक दल है जो एक दूसरे के साथ हैं, सब में अगर आप देखेंगे तो एक चीज समानता मिलेगी, और वो देश की जनता वो समानता देख रही है। परिवारवाद इनके अंदर, तुष्टीकरण इनके अंदर जो है, भ्रष्टाचार इनके अंदर, आतंकवादियों के प्रति रोने वाले और मुकदमे हटाने वाले ये लोग, नक्सलवाद को बढ़ाने वाले ये लोग। आपने कहा यूपी में ऐसा कोई गांव नहीं बचा, लेकिन मैं ये भी एग्री करती हूँ कि हर साल में आप जब गांवों की संख्या देखें तो एक आध गांव बढ़ता ही हुआ दिखता है, क्योंकि जनता कुछ है, लोग जाकर वहां बस जाते हैं और एक गांव का नाम वहां पर तय हो जाता है। ये भी मैं इस बात को भी एग्री करती हूँ, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कहीं हुआ नहीं कि हमने सड़क बनाई नहीं, हमने बिजली दी नहीं, तो आपको लिस्ट दे सकती हूँ सर इस चीज की। आइए आजमगढ़ आइए, जहां पुल और खराब रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, फिर आ जाइए आप फतेहपुर, आ जाइए फतेहपुर के बाद लंबी लिस्ट है सर, पहुंचा दूं आपको, व्हाट्सएप करवा। सुन लीजिए पारुल जी, आप जो कह रही मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आप समझिए कि काम करने का तरीका जनता देख रही है कि इनके समय में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। हमने आपसे कहा ना कि इनके समय में 7 किलोमीटर पर डे सड़क का निर्माण होता था, राष्ट्रीय औसत था, और आज 36 किलोमीटर है। इनके समय में 74। आपको लगता है जुमलों पर, आपके प्रचार पर ये 206 रैलियां और सभाओं का बहुत ज्यादा कोई असर नहीं है? जो आपने काम किया वोट उसी पर मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। और सुनिए, और रही बात अभी जो हमारे पत्रकार बंधु बता रहे थे कि ये मुद्दों से हटकर बात हो रही है, मुद्दों से हम नहीं हटे थे। आज जो विपक्ष झूठ और भ्रम का फैला रहा है, उसके प्रति हम जनता से कहेंगे ना, अगर ये नवरात्रि में अगर मांस मछली खाएंगे, जो कि हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, आप ऐसे खाइए कि कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप नवरात्रि में चिड़ा कर मछली खाएंगे। मंच से कहने वाली बातें हैं क्या सर? नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? बातें हैं नहीं, बिल्कुल कहेंगे। और सुनिए, ये ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, सुनिए तो मैम सुन लीजिए, ये जब लोगों को बांटकर मुस्लिमों को देंगे, यानी कर्नाटका में 32% जो आरक्षण था उसमें 23% इन्होंने मुस्लिमों को दिया है। यही तो सवाल पूछ रही हूँ, आज की हमारी चर्चा इसी पर है सर कि मुद्दों की हवा है या काम की हवा है? काम की हवा है तो जनता ने बहिष्कार क्यों कर दिया? यही तो है। और मुद्दे हैं, अगर आपके मुद्दों में दम है तो फिर बहिष्कार नहीं होना चाहिए था, वहां पर भी वोट होना चाहिए था। नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि काम की गति जनता देख रही है। गति आज क्या है, जम्मू कश्मीर में देख रहा है ना कि चुनाव कभी इतना % कभी नहीं होता था, वहां की जनता देख रही है। पूरे देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार बदलाव आए। आज आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि भारतवर्ष में चले आए। आज पाकिस्तान धमकी नहीं देता, बल्कि आज पाकिस्तान पीओके में देख लीजिए, वहां गोली चल रहा है, वहां धरना चल रहा है। सर सब्र, थोड़ा सा वेट कीजिए। समाजवादी पार्टी के पास चले जाते हैं। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि अब चुनावी प्रचार प्रसार का शोर खत्म, अब आराम से बैठे हुए नेताजी घर पे कि अब हमारा काम नहीं, अब तो जनता के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि अंतिम चरण में 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, नई सरकार चुन ली जाएगी, जिसे भी जनता ने चुना हो। सवाल यह है कि जो ये मुद्दे इतने गर्मा, एक तरफ थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल की जोड़ी, दूसरी तरफ मोदी योगी की जोड़ी, और दोनों ही तरफ कंपटीशन कुछ इस तरह चल रहा था कि मुद्दे ऐसे बहे हैं, इतनी हवा की स्पीड से बहे हैं कि स्पीड मापना भी बिल्कुल दिक्कत हो रही थी कि कितना और भी क्या क्या निकलेगा। साथ ही जब बयानबाजियां हो रही थी तो पहले तीसरे चरण तक हमने नंबर्स नहीं सुने, हम पूछते रह गए कि नंबर तो बताइए कितनी सीटों पर आ रहे हैं, बोले हम बहुमत लेकर आ रहे हैं और बीजेपी की 100 सीटें कम हो रही हैं। फिर उसके बाद आते आते नंबर्स भी बात करने लगे और मुद्दों में परिवर्तन आ गया, खटाखट ठकाठक, न जाने क्या क्या चीजें होने लगी। हवा बना पाए आप? देखिए पारुल जी, आज एक चुनाव है जो लास्ट चरण में है। यह देश भक्त
और देश बनाम जो है देश को नुकसान करने वाले लोगों के बीच है। ये तो जनता ढूंढ रही थी। अगर ये कह रहे हैं कि हमने ये किया है तो जनता यही पूछ रही थी, आप बताइए। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, भी बता भी रहे थे, मांस मछली मंगलसूत्र और दूध चोरी हो जाएगा, ये सारी चीजें। और उससे अब तो हद हो गया। हमारे ख्याल से आप तो महात्मा गांधी जी को जानते ही होंगे, उनका तो नाम सुना ही होगा। अब कल को प्रधानमंत्री जी ये भी कह सकते हैं हम सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते, वो ये भी कह सकते हैं भगत सिंह को नहीं जानते थे। क्या बात है, किस तरह की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि गांधी पिक्चर बनने के पहले गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था, जिसका विश्व पूरा कायल रहा हो, जिसने आजादी की भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जिसके पीछे करोड़ों लोग, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग एक आवाज पर चल देते हो, ऐसे माननीय महात्मा गांधी को माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे कोई जानता ही नहीं था। ऐसा कहने से प्रधानमंत्री को आपके पास 7वें चरण में वोट पड़ेगा? खत्म हो, सब जान गए कि देशद्रोही है, सारे बीजेपी के लोग देशद्रोही है। जब देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो देश जरूर दुखेगा और कष्ट होगा। जब स्वतंत्र और आप सेना के जवानों के लिए आपके जो सहायक दल है, सहयोगी दल है, वो क्या कहते हैं? सेना के बारे में क्या कहेंगे हम? सेना तो के जवानों के लिए, उनके किए गए ऑपरेशंस के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पे किए गए ऑपरेशंस, उनके बारे में आपके सहयोगी दल क्या कहते हैं? सेना को बहुत मजबूत बनाना है, ये अग्निवीर जैसे छद्म चीजों को खत्म करना है, देश को बहुत मजबूत बनाना है। ऐसे देश को नुकसान करने वाले लोगों से हमें देश को बचाना है। आज आपकी पारुल जी बताइए। हिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं आज हम, इसलिए वहां नहीं जा रही हूं मैं यूपी के मुद्दों पर हूं और वहीं पर ही रहने दीजिए मेरी डिबेट को। और ये बताइए कि तमाम मुद्दे जिस पर आपको लेकर आ रही थी बीजेपी, जिसमें राम मंदिर भी मुद्दा था, उसमें आप लोग बैकफुट पर आ जा रहे थे। ये कहा जा रहा था आप राम विरोधी हैं और इसी मुद्दे को बीजेपी ने उठा लिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। फिर उसके बाद ये मांस मछली खाते हुए आपके सहयोगी दल है वो मिल जाते हैं, तो फिर ये सारे मुद्दे उठने लगते हैं ना सर। फिर इन मुद्दों को, ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पर चुप हो जाएंगे, आपको भी सफाई देनी पड़ जाती है। आपका भी हिंदू वोटर से ताल्लुक है कि नहीं है? किरण जिनेजू जब कहते हैं कि हम तो बीफ खाते और खाते रहेंगे, तब बीजेपी को कष्ट नहीं होता है। वो जो हमारी गौ माता है उसको खाने की बात करते हैं। जब आप बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे तब आपको कष्ट नहीं होता है। जब आप जो है गौ माता को काटने वालों को संरक्षण देंगे तब आपको कष्ट नहीं होता। और कहते हैं लोग जो है मांस मछली खाते हैं, अरे तुम तो पूरा देश खा गए, तुमने युवाओं का भविष्य खा लिया। ठीक है, चौबे जी से जवाब ले लूं, उसके बाद हेमंत जी आपके पास आ रही हूँ। चौबे जी को दिखाइए, चौबे जी आ जाइए, बोलिए। देश को कहाँ पहुंचा दिया? जी जी, अब ये बताएंगे सेना के बारे में जिनके इनके लोग हमेशा सबूत मांगते हैं। अभी इनके सहयोगी दलों ने अभी ही जो कश्मीर में भी घटना दुखद हुई थी उसमें सबूत मांग रहे और कह रहे थे कि ये सब भाजपा ने करवाया है। बारी बारी से आपकी आवाज लाइन पर नहीं है, इसलिए सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। फिर आपके पास लिंक आएगी तो आप कहेंगे कि आपकी आवाज दबा दी। तो पहले बता देंगे, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, थोड़ा सा वेट कीजिएगा सर, क्योंकि बारी बारी से हम बात कर रहे हैं। तो लाइन पर नहीं जा रही अभी आपकी आवाज, रुक जाइए प्लीज। जनता का आवाज नहीं बंद कर पाएंगी ना। अरे प्रभु, मैं कह रही हूँ आपसे, आप वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कट कर जाएगी, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने में ना। मैं दोबारा वापस आऊंगी आपके पास और आप पूरी बात अपनी रखिएगा। एक एक करके हम बात कर लें, एक एक करके। चौबे जी बोल लीजिए, मैं वापस आपके पास चली आऊंगी। छोटा सा आप अपना जवाब दे दीजिएगा, कहिए, जल्दी कहिए। नहीं जी, देखिए इन लोगों ने कब नहीं, सेना के 100 रुपए कब उंगली नहीं उठाया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या अभी हाल में जो घटना घटी दुखद हुई थी कश्मीर में, उस पर इनके लोग क्या कह रहे थे? ये भाजपा ने हमला करवाया है, ये भाजपा ने ही मरवाया है वोट बैंक के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। और ये लोग ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो लोग आतंकवादियों पर मुकदमे वापस करते हैं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ पर हमला किया था, रामलला के मंदिर पर हमला किया था, कचहरियों में हमला किया, बस स्टैंडों में बम विस्फोट किए, उनके मुकदमे इन्होंने वापस किए थे। बड़ा हो गया, अब आंसर आपको रुकिए। विनय जी 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए, फिर हेमंत जी के पास जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने बारी नहीं आई उनकी, कहिए। क्या नाम है, चंद्रमोहन जी केवल देशभक्त और राष्ट्रवाद में
का अंतर बताते क्या, और कुछ नहीं पूछेंगे। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, देशभक्ति किसे, और कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक, हेमंत जी क्या कहना चाहेंगे सर, जिन मुद्दों को लेकर बातें चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन आपका आगे रहेगा भी कि नहीं रहेगा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर बात की जा रही है, शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, फिर उसके बाद अभी सीटों के नंबर्स इंडिया अलायंस कितने लेकर आने वाला है वो बात करने लगे। अब खबरें आ रही हैं कि अभी ममता जी को मनाना पड़ेगा, अभी ये खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर वहां पर संभालना पड़ेगा, मीटिंग्स होने वाली हैं। सर ऑडियो सर म्यूट है आपका डिवाइस, देखिए प्लीज। जी जी हेमंत जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे, चेक कर लीजिए प्लीज, मैं लौटूंगी आपके पास। हेमंत जी की ऑडियो चेक कर लीजिए। नीरज जी, तमाम मुद्दों के साथ साथ राष्ट्र का मुद्दा भी आया और फिर ये भी जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कानून व्यवस्था, इस चरण तक आते आते हमने देखा कि हाइप पर जो बयानबाजियों में या प्रचार प्रसार में मुद्दा उठा वो कानून व्यवस्था उठा, और कानून व्यवस्था में अंसारी का नाम भी लिया गया, अफजल अंसारी को भी लेकर आए गए और भी कई चीज़ें। तो ये माना जाए कि अब चूंकि कानून व्यवस्था जिसको लेकर बुलडोजर भी बहुत गूंजा मुद्दा, बुलडोजर का भी, ये माना जाए कि इस चरण में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर भी फायदा लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और इस मामले में एक बार फिर से सपा पर टारगेट कर रही है। देखिए पारुल जी, चूंकि पूर्वांचल में माफियाओं का एक छत्र राज रहा है निश्चित रूप से, और पूर्वांचल को में चुनाव चल रहा है, इसलिए इस मामले को उठाया जा रहा है सिर्फ वोट के माइलेज के लिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और माफियाओं का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में दमन हुआ, सरकार का इकबाल बुलंद हुआ, बुलडोजर भी चला, तो निश्चित रूप से जनता को एक राहत की सांस भी मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था की बात इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कर रही है, लेकिन वहां की जो परिस्थितियां हैं वो दूसरी हैं और वहां की स्थिति भी दूसरी है। तो वहां लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही। विकास, वहां कौन सी इंडस्ट्री 10 साल में लगा दी गई जिससे वहां का पलायन रुक जाए? मूलभूत समस्या वहां की पलायन की है। कौन सी इंडस्ट्री वहां लगाई गई जिससे पलायन रुका हो? कौन से ऐसे विकास के काम किए गए हो जो जनता वहां से ना जाए और वहीं रहे? तो ऐसी चीजें नहीं हुई। कितने लोगों को वहां रोजगार मिला? नहीं। कितने लोगों की एजुकेशन में बहुत ज्यादा सुधार हुआ? अगर नहीं हो जनता पाया। ने वाकई समझदारी के साथ वोट करना शुरू किया तो इतिहास के पन्ने भी उठाकर टटोलेगी हेमंत जी, और वर्तमान भी देखेगी। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तेजी से 2019 के बाद से गिरा है वो उसे जनता जवाब दे रही है। बेरोजगारी दर आज 45 वर्षों में उच्चतम स्तर पर, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। प्रदूषित शहर भारत में सबसे ज्यादा है, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। सैनिकों की शहादत में बढ़ोतरी हो गई है, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। रुपया सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री कभी कहा करते थे, मैं कह नहीं पाऊंगा उस बात के लिए, आत्ममंथन की जरूरत है। पहली बार विदेशी फंडिंग, भ्रष्टाचार को वैध बनाने का काम इस सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इस सरकार के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल के कभी नहीं हुआ। आप राफेल के दस्तावेज आपने गायब करा दिए। और मैं बात करना चाहूंगा कि पुलवामा के मामले में आज तक उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। आज वही भारतीय जनता पार्टी सरकार राष्ट्रभक्ति का ढोंग पीट रही है। तब कहां थे जब आईएसआई को बुला करके उन्होंने हिंदुस्तान में जांच कराई थी? जो आतंकी है वो आज हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। और इन लोगों का क्या कहना होगा, ये तो 2014 में आजादी पाए साहब, इनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। हिंदुस्तान जब 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ भी उस समय नहीं थी, बहुत मामूली स्तर पर शुरुआत हुई थी। तब भी आप लोग क्या कर रहे थे? आजादी की लड़ाई में, मैडम एक सेकंड, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं। जनता को 10 सेकंड में मैं लेकर अपनी बात आएंगे पूरी कर दूं। पोलिंग करने के लिए, बूथ तक लेकर आएंगे, बम्पर वोटिंग होगी। देखिए, जनता पूरी तरीके से चुनाव लड़ रही है अपने मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का पूरा प्रयास कर चुकी, लेकिन जनता उससे भटकी नहीं। जनता को अपने मुद्दों पर राय लेनी है, जनता अपने मुद्दों पे वोट दे रही है और जनता पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ है। क्योंकि अब मैं पूछना चाहूंगा एक चीज आदरणीय प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के जनमोहन जी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 7 साल हो गया।
₹1 का निवेश केवल मीटिंगें करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। आज पलायन करने पे मजबूर है। इसका जवाब वो देते, लेकिन उनका अभी डिस्कनेक्ट हो गया कॉल हमारे साथ। और आपने कहा कि 2019 के बाद जो स्तर है बीजेपी का या राजनीति में वो नीचे आते हुए उनका ग्राफ दिखा है, तो 2022 में तो दोबारा सरकार बना ली सर, क्या करेंगे? देखिए, अब जनता के ऊपर विवेक पर छोड़ देते हैं। जितने भी मुद्दे आप लोगों ने अपने प्रचार प्रसार में उठाए हैं, उन मुद्दों में से जनता ने किन मुद्दों को अपने जहन में रखा है, वो किन मुद्दों में अपना फायदा देख रही है। क्योंकि हमने तो जब ग्राउंड लेवल पर जाकर हमने जनता से, वोटर से पूछा, तो कईयों से तो ये भी सुनने को मिला कि हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है, हम सिर्फ मोदी को वोट करना चाहते हैं। इसलिए मोदी फैक्टर भी डेवलप हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 7वें चरण की अंतिम लड़ाई 1 तारीख को होगा मतदान, 4 को नतीजे, और उससे पहले आज तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जितनी तपिश, जितने तीखे सूरज के तेवर थे, उससे ज्यादा तीखे बयानात थे। और हर जगह पर 5-5 सभाएं एक नेता ने ली हैं। और इस लास्ट फेज में आप आकर देखिए तो गिनती कीजिए तो 206 सभाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं। आप सोचिए, इतनी तीखी तपिश और उसके बाद बयानों की भी तीखी बारिश। देखना होगा 1 तारीख को वोट परसेंट क्या आता है और 4 तारीख को किसके पक्ष में नतीजे आते हैं, और कौन से वो मुद्दे जो जनता को प्रभावित किए, जनता ने जिन मुद्दों को जहन में रखकर वोटिंग की, ये बाद में विश्लेषण में पता चलेगा। लेकिन वोट करने 1 तारीख को जरूर जाइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।